को दी 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात। रांची बनारस समेत 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को किया रवाना। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के यहां ईडी की छापेमारी। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी खंगाल रहा दस्तावेज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में विद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शिक्षक विकसित भारत के संकल्प में निभाए अपनी भूमिका। और झारखंड समेत देश भर में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लोगों को दी रमजान की शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद से रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रांची, वाराणसी समेत देश के 10 शहरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे का कायाकल्प विकसित भारत की गारंटी है। आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे। विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आज रांची को एक बार फिर सौगात दी। रांची से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। रांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ, आदित्य प्रसाद साहू, समीर उरांव और विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वंदे भारत ट्रेनों का कुनबा आज और बड़ा कर दिया। वंदे भारत ट्रेनों के परिवार में 10 नए सदस्यों का इजाफा हुआ है। झारखंड में भी एक नए सदस्य के आने से वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 3 हो गई है। रांची पटना, रांची हावड़ा और अब रांची वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे इन 10 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, रांची स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी के लिए वंदे भारत को रवाना किया। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गत 10 वर्षों में देश में रेल सुविधाओं का विस्तार पहले से कई गुना ज्यादा हुआ है। कार्यक्रम में मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश के बहुत कम ऐसे राज्यों में झारखंड है जिसे 3-3 वंदे भारत ट्रेन मिली है। उन्होंने आने वाले वक्त में पूरी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन के लिए ईमानदार प्रयास का वादा किया। रांची एक सौभाग्यशाली राजधानी है जहां 3-3 वंदे भारत चल रही है। रांची से पटना,
रांची से हावड़ा, अब रांची से काशी। और मैं आज पुनः एक संकल्प लेता हूं, चुनाव बीतने के बाद बहुत जल्दी जुलाई अगस्त में, जैसा मैंने पहले यह आग्रह किया था कि रांची से पुरी एक वंदे भारत चले, इसका भी प्रयास चुनाव बीतने के बाद हम करेंगे। कार्यक्रम में सहभागी राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू और समीर उरांव ने भी झारखंड वासियों को इस मौके पर बधाई दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने हम सभी लोगों को सपने को साकार करने का काम किया। आज रांची से बनारस का यह शुभारंभ होने जा रहा है, इसलिए आप तमाम लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। केंद्र सरकार के विकास मुद्दे पर झारखंड प्राथमिकता में है। इस तीसरी वंदे भारत मिलने से खासकर धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के निर्वाह के लिए वाराणसी जाने वाले यात्रियों को खासी सुविधा होगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने से राज्यवासियों में खुशी का माहौल है। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन के लोकार्पण के मौके पर रांची स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। यात्रियों ने कहा कि धार्मिक नगरी वाराणसी के लिए ऐसे ही एक ट्रेन का वर्षों से इंतजार था। लोगों ने कहा कि कम खर्च और समय की बचत के साथ सुविधाजनक ढंग से अब वे काशी की यात्रा कर सकेंगे। जो कनेक्टिविटी है ना रांची और जो वाराणसी का, बहुत बेहतर हो गई है इसके चलने से। लो भाई रांची बनारस आ गए, ये मुमकिन क्यों हुआ? और केवल मोदी जी के चलते, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के चलते और हमारे संजय सेठ के चलते हुआ। पहले भी राइड दिया, इसमें भी राइड है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी है। रांची के लिए तो ये तीसरी वंदे भारत है और रांची से जो वंदे भारत बनारस के लिए चल रहा है उसमें कम समय में लोग रांची से अब बनारस जा सकते हैं, बाबा की नगरी। बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा काम हुआ हम लोग के लिए। जी, ये ट्रेन बहुत ही आप देख रहे हैं कि आरामदायक है, इसमें समय की बचत है। मैं मुरी तक जा रहा हूँ, इसकी जो सर्विसिंग है ना मेरे हिसाब से A1, मेरे लैंग्वेज में तो A1, ये मेरी दूसरा वंदे भारत है और इतनी A1 सर्विसिंग आज तक मैंने मतलब बुलेट ट्रेन में भी, मेट्रो ट्रेन में भी नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोडरमा के लोगों को भी दो बड़ी सौगात दी है। रांची से जिस वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का आज शुभारंभ हुआ, ये ट्रेन कोडरमा में भी रुकेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोडरमा रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा समेत रेलवे के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के क्रम में आज अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण परियोजना के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की ये तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ऐतिहासिक धरोहर है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ
अनेक कारणों से ये घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वे सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर तथा अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और अस्त्र प्रणालियों में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई श्रेष्ठता तथा हवाई प्रचालनों में बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। जो हमारी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो कि भारत में बनी है इक्विपमेंट, उससे हमें क्या काबिलियत हासिल हुई है उसको दर्शाना। और ये इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट तीनों सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, एम्प्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की इस लाइव फायर एंड मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज के तहत तेजस लड़ाकू जहाज, आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम, नामिस और नौसेना का वो तमाम आधुनिक हथियार जो भारत में बना है, वो यहाँ इस युद्धाभ्यास में मौजूद है। मकसद बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में हमारे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को बाखबर कर देना कि भारत स्वदेशीकरण के जरिए सशक्तिकरण की ओर बढ़ चला है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पोखरण। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन से कल महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की सैकड़ों महिला कर्मियों ने मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा महिला कर्मियों को अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों का मातृत्व अवकाश दिए जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत परिवार, समाज, राज्य और देश के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कल से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिनियम के लागू होने से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए 6 धार्मिक समुदाय से जुड़े अल्पसंख्यकों को यहां नागरिकता दी जाएगी। को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। तो सीएए से नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन होगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी।
बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची और हजारीबाग स्थित आवास सहित उनके कई रिश्तेदारों के यहां ईडी आज सवेरे से छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान ईडी अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। छापेमारी किन बातों को लेकर चल रही है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति समेत कई अन्य मामलों को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। सुबह से ही अंबा प्रसाद के करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है और ये छापेमारी कहा जा रहा है कि धन शोधन से जुड़े हुए मामले में हो रही है और लगातार ईडी की ओर से जो उनके रिश्तेदार हैं, इसके साथ साथ कई अधिकारी भी हैं। बड़कागांव के सीओ कहा जा रहा है, उनके भी रांची स्थित आवास पर छापेमारी हुई है। तो लगातार ईडी की ओर से ये कार्रवाई की गई है और जो वहां पर चीजों को है वो कागजातों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद अगर कुछ आपत्तिजनक चीजें मिलती है तो वैसे में अंबा प्रसाद की गिरफ्तारी की भी संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि जिस तरह के उनके ऊपर कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके बाद ईडी ने आज ये दबिश यहां पर दी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाकर विकसित भारत के संकल्प में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर 30 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे भारत को जाने, हमारे बच्चे मातृभाषा में पढ़े, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े। इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसको हमें खुशी हो रही है कि आज इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्धजनों और व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू और हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान श्री वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। उनके भरोसे पर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया। आपने कभी देखा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 8 घंटे तक लगातार चली हो? कभी नहीं चली। पिछली बैठक जो 4-5 दिन पहले हुई, 8 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक चली और किसने चली? ये तीसरी बार मोदी सरकार 5 साल में क्या काम करेगी इसका निर्धारण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर हो गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को रवाना किया। इस मौके पर श्री दुबे ने कहा कि विकसित भारत रथ गांव-गांव जाकर लोगों से सुझाव लेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से सुझाव ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। तीसरा टर्म में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, तो चाहते हैं कि सभी लोग अपना सुझाव दें। उस सुझाव के आधार पर हम संकल्प पत्र बनाएं, घोषणा पत्र बनाएं कि आगे आने वाला जो 5 साल है वो हम किस तरह से शासन चलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत गिरिडीह बार एसोसिएशन में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। गिरिडीह बार एसोसिएशन में स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता सेमिनार को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सबों से मतदान करने की अपील की। आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा निर्वाचन चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है।
इसके लिए मूल तौर पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका निबंधन हो जाए और मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेशन करें। वहीं जागरूकता सेमिनार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत ने भी संबोधित किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों से मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। पार्टिसिपेट करें, इस पर इसी बिंदु पर चर्चा हुई। हम लोगों ने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना और इस बात को हम लोग काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि लोगों में इलेक्शन के समय में जागरूकता पैदा हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही बेहतर तरीके से पदाधिकारी आए थे, लोगों को बताया कि मतदान में निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जमशेदपुर के मानगुआ आजाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गोलीबारी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि ठेकेदारी के काम को लेकर हुए विवाद में गोली चलाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। द्वारा जो अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद साहिद से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में मोहम्मद साहिद द्वारा बताया गया कि इसी के परिचित मोहम्मद शाहनवाज और सैयद अमानुल्ला उर्फ सैफ उर्फ अमन द्वारा यह गोली चलाई गई है। और पुलिस द्वारा इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा कांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया। रांची में विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर वार्षिक मिथिला पंचांग का भी विमोचन हुआ। विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से रांची में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ख्याति लब्ध साहित्यकारों को सम्मान मिला। इस दौरान मिथिला वार्षिक पंचांग का भी विमोचन हुआ। फाउंडेशन के सचिव नवीन झा ने बताया कि हरेक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उच्च योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। लोकप्रियता और साहित्य भाषा साहित्य में बहुत बड़ी देन है लखनऊ के क्षेत्र। इसके साथ में हम लोग एक झारखंड के स्थानीय साहित्यकार को भी एक सम्मानित करते हैं, जो भिखू राव जी हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक राजेश झा ने बताया कि सम्मान के लिए पात्र साहित्यकारों का चयन फाउंडेशन की समिति द्वारा काफी मंथन के बाद किया जाता है, ताकि सुयोग्य व्यक्तित्व को ही यह सम्मान मिले। बता दें कि प्रख्यात लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। कार्यक्रम के दौरान भूमिजा सम्मान से सम्मानित कुमुद झा ने बताया कि यह फाउंडेशन मैथिली संस्कृति की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। में ऐसी अश्लील गाने होती है और इस दौर में मैथिली ठाकुर ने ये संदेश दिया है पूरे समाज को, पूरे बिहार को, पूरे देश को, कि आप अपने संस्कृति को बचाते हुए शास्त्रीय कला में भी आप आगे बढ़ करके पूरे ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद नन्हे कलाकारों द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को बांधे रखा और लोग कई बार तालियां बजाने को मजबूर हुए। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक सीपी सिंह और पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय भी शामिल हुए। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमशेदपुर में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कल से 4 दिवसीय संगीत एवं नाटक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में देश भर के 40 कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें चंदन क्यारी के छऊ के कलाकारों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र होगा। भारत के विभिन्न कला विधा के साधक को जो पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, जो हर कलाकार का सपना होता है। 2021 में महामहिम द्रौपदी जी के द्वारा जिनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 21 में पुरस्कार प्रदान किया गया था और आज हम लोग सब इनकी कला की प्रस्तुति देखेंगे। ये डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन या डीबीएमएस ट्रस्ट के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज हम उस सपने को साकार कर रहे हैं।
जो भी कला के साधक हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो लोक कला के हों, चाहे शास्त्रीय कला के हों, चाहे नृत्य के हों, चाहे वो वादन हो के क्षेत्र में हो, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में हो, उनका एक सपना होता है कि हमें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिले। तो कोविड के दुर्भाग्यपूर्ण दौर के बाद से जब हम उभरे तो 2019, 20 और 21 में कई कला साधकों को सम्मानित किया गया। उसमें विभिन्न पूरे भारतवर्ष के, यानी मैं कहूं कि अगर लघु भारत आज DBMS में आज से दिखने वाला है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। झारखंड समेत देश भर में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी है। रहमतों, बरकतों और इबादतों का पवित्र महीना रमजान शरीफ शुरू हो गया है। रमजान के महीने में मुस्लिम धर्मावलंबी दिन भर रोजे रखने के बाद सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। राजधानी रांची के जामिया अबू बकर मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना सईद असदकी ने बताया कि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हैं। असल रोजा जो है वो तकवा अंदर ले आता है, इंसान के अंदर परहेजगारी आ जाती है, इंसान के अंदर बुराइयों से इंसान दूर हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में कायम होती है, इसलिए कि ये रोजा जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। रांची के शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी ने बताया कि यह माह मुबारक मानवता का भी संदेश देता है। जब रोजेदार रोजे रखते हैं तब उन्हें सही अर्थों में भूख की पीड़ा का एहसास होता है और उनमें मानवता जागृत होती है। रोजा रखने से इंसान भूख की तकलीफ को बर्दाश्त करता है और समझता है कि भूख क्या चीज है। इससे क्या होता है कि गरीबों, मुफलिसों, कमजोरों के ताल्लुक से लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ मेरे बंदो मैंने तुमसे पहले भी लोगों पर रोजे फर्ज किए। इस्लामी मामलों की जानकार मौलाना मोहम्मद साबिर हुसैन ने बताया कि रमजान का महीना 3 भागों में विभक्त होता है। इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। रहमत का है, मग़फ़िरत का है, बख्शिश का है। तो अल्लाह ताला इसमें बहुत सारे नेमतें हैं, बरकतें हैं। ऐसी मान्यता है कि पवित्र कुरान शरीफ का अवतरण इसी माह मुबारक में हुआ था। रमजान में रात के समय में मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की जाती है और अल्लाह की इबादत में यह पूरा महीना गुजरता है। दूरदर्शन अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से देश को दी 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात। रांची, बनारस समेत 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ी को किया रवाना। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के यहां ईडी की छापेमारी। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी खंगाल रहा दस्तावेज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में विद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शिक्षक विकसित भारत के संकल्प में निभाएं अपनी भूमिका। और झारखंड समेत देश भर में रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लोगों को दी रमजान की शुभकामनाएं।